स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्विंटन टैरेंटिनो की आई 9 मूवीज़ का। जी हाँ, तो मैंने उन पर पहले भी वीडियो बनाया है कि क्यों वो 10 मूवीज़ बनाकर रिटायर होने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं चैनल पर। तो आइए बात करते हैं मेरे हिसाब से इन मूवीज़ का ऑर्डर, यानी मुझे कौन सी वाली सबसे ज़्यादा पसंद है। ये एक सब्जेक्टिव लिस्ट है, हो सकता है आपको दूसरी मूवी ज़्यादा पसंद आए, तो ट्राई कर आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो 9th मूवी जो मुझे लगती है वो है क्विंटन टैरेंटिनो जी की पल्प फिक्शन। पल्प फिक्शन कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये मूवी 2020 में देखी, इसके आने के तकरीबन 25 साल के बाद। तो हो सकता है इस पॉइंट पर वहाँ आते-आते मैंने कुछ और भी मूवीज़ देखी होंगी जो उससे इंस्पायर्ड थी या वैसे ही टाइप की थी, तो मुझे इसमें बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं लगा। हाँ, नॉन लीनियर जो स्टोरी टेलिंग है उसका फॉर्मेट बहुत ही यूनिक है। क्विंटन टैरेंटिनो जो स्टोरी आपको सुनाते हैं, तो वो इस तरह से सुनाते हैं कि चैप्टर्स को उल्टा-पुल्टा करके स्टोरी के इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो ओवरऑल तो देखिए क्विंटन टैरेंटिनो खराब मूवी तो बनाते ही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 9th मूवी है। इस मूवी में जो ब्रूस विलिस का किरदार है और जो उनकी स्टोरी लाइन है पूरी, वो जो बॉक्सिंग करते हैं और उनके जो भी उनके पेरेंट्स की स्टोरी लाइन है, वो मुझे उतनी नहीं समझ आई, ना मुझे उतना वो नहीं लगा। सैमुअल जैक्सन और ट्रेवोल्टा साहब जो रोल कर रहे थे, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उनकी स्टोरी में क्या हो रहा है। मुझे लगा थोड़े से इसमें किरदार भर दिए गए हैं ज़्यादा, लेकिन अगर आप ओवरऑल मूवी देखेंगे तो अच्छी है और आपको समझ आएगी कि क्यों उन्होंने किरदार भरे हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ सीनों में बोरियत सी हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट मूवी की बात कर लेते हैं। नंबर 8 पर मैं रखूँगा डेथ विश को। तो डेथ विश क्विंटन टैरेंटिनो की सबसे कम पसंदीदा मूवी है लोगों लोगों की भी, और उन्होंने भी एडमिट किया है कि वो मूवी को और वो अच्छे से बना सकते थे। तो स्टोरी अच्छी है, ठीक है, छोटी सी है, लेकिन स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा गया है मूवी का। और जितने भी मुझे लगा इस मूवी की एक बात ये है कि इस मूवी में 3 लेडी कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आप किल बिल को देखें और फिर इस मूवी को देखें, तो आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि ये मूवी जब बनी थी, आई थिंक ये वाली पहले आई थी। तो ये 70s और 80s की सी ग्रेड मूवीज़ होती थी, उनको एक ट्रिब्यूट की तरह क्विंटन टैरेंटिनो साहब ने दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की मूवीज़ में भी कभी-कभी अमेजिंग शॉट्स होते हैं। अगर एग्जीक्यूशन अच्छा भी ना हो मूवी का, तो स्टोरी वगैरह अच्छी होती है। तो इसमें से भी वो उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था। तो मुझे काफ़ी हटके लगी। कर्ट रसल जो इस मूवी में मुख्य किरदार करते हैं स्टंटमैन का और जो ड्राइवर का, वो अगर कर्ट रसल नहीं होते तो शायद ये मूवी बहुत ही बड़ी बंडल फ्लॉप होती। लेकिन कर्ट रसल साहब ने इस मूवी को बहुत बहुत ही बचाया है, और उनका जो किरदार है वो उनके ही हिसाब से वो लिखा गया है। तो बहुत डिफरेंस है उनकी तरफ से। अगर आप उनको मूवी में से हटा दें तो आपको लगेगा कि बहुत ही बेकार मूवी है, लेकिन ओवरऑल मूवी क्या देख सकते हैं, मैं बोलूँगा वन टाइम वॉच है। पल्प फिक्शन भी मुझे उसी तरह लगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नंबर 7 पर, मैं रखूँगा हेटफुल एट को। तो हेटफुल एट में सस्पेंस अच्छा है। अगर आप मूवी देखेंगे, एक्टर्स सभी दिग्गज एक्टर्स फिर से कर्ट रसल को यूज़ करते हैं, टैरेंटिनो जी, और सैमुअल जैक्सन इसके लिए वापस आते हैं, और दूसरे अन्य किरदार भी अच्छी एक्टिंग करते हैं। थोड़ा-सा इस मूवी में वो लैंडस्केप शॉट्स के चक्कर में थोड़ा-सा मूवी बोरिंग होती है, बीच-बीच में बिल्डअप के लिए काफ़ी टाइम लिया जाता है कुछ सीन्स के लिए। लेकिन अब सस्पेंस बना रहे हैं तो ठीक है, बिल्डअप सीन्स डालते हैं, लेकिन थोड़े से लंबे चले जाते हैं। ओवरऑल मूवी का एक्शन भी अच्छा है, जिस तरह का स्पॉन्टेनियस एक्शन, जैसे कि अचानक कोई किसी को झापड़ रख दे, या इस तरह का जो जिसके लिए टैरेंटिनो जी मशहूर है, कोई किसी को अचानक गोली मार दे, ये इस मूवी में अच्छा लगा, मुझे बेहतरीन लगा। इसको भी मैं वन टाइम वॉच ही बोलूँगा, या इसको शायद रिविज़िट कर सकते हैं। हेटफुल एट थोड़ी-सी और अच्छी है, लेकिन आइए देखते हैं आगे। तो नंबर 6 पर मैं रखूँगा जैकी ब्राउन को। तो जैकी ब्राउन जो मूवी है उसमें रॉबर्ट डी नीरो जी भी है और सैमुअल जैक्सन फिर से हैं। तो इस मूवी की स्टोरी वैसे तो बहुत ही इसमें जो आप बोलेंगे स्टेक्स है या जो भी है, बहुत ही मॉडर्न कंटेम्प्रेरी और बहुत ही कम स्टेक्स की मूवी है। मतलब एक लेडी हैं जिनको पैसे मिलते हैं, वो उस पैसे को वो छुपाकर वो यूज़ करने की कोशिश कर रही हैं। तो उन वो अगर पकड़ी जाएँगी तो क्या होगा, और वो पकड़ी जाएँगी, इस तरह के स्टेक्स हैं। तो आप अगर सोचें तो उनकी, अगर आप दूसरी सभी मूवीज़ से कंपेयर करें तो इसमें मुझे लगा कि स्टेक्स कम है, लेकिन फिर भी अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और चलता हुआ स्क्रीन प्ले है। आपको मूवी को देखकर मज़ा आएगा, और जिस तरह से वो शूट करते हैं वो भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट नंबर 5 मैं दूँगा रिजर्वायर डॉग्स को। रिजर्वायर डॉग्स में मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग के हिसाब से बहुत ही शानदार बात लगी। अगर आपने कांटे फ़िल्म देखी है हिंदी में, तो जी हाँ, तो उसकी ओरिजिनल मूवी है और क्विंटन टैरेंटिनो जी की पहली मूवी है रिजर्वायर डॉग्स, जिसको बाद में बॉलीवुड में लोगों ने बनाया है कांटे करके, जिसमें संजय दत्त, अमिताभ बच्चन जी भी थे। तो रिजर्वायर डॉग्स की अच्छी बात ये है कि अगर आप कांटे देखेंगे और रिजर्वायर डॉग्स देखेंगे तो आपको डिफरेंस ये ऐड होगा कि कुछ लोग मिलकर एक बैंक में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। तो वो जो प्लानिंग की स्टेज होती है वो दोनों मूवीज़ में है, और उसके बाद जब वो चोरी कर आते हैं और पैसे गायब हो जाते हैं उनके पास से, तो ये स्पॉइलर नहीं है, आप इसको ट्रेलर में भी देख सकते हैं। तो वहाँ से फिर उनका झगड़ा शुरू होता है, और वो झगड़ा कहाँ तक जाता है ये आपको मूवी में देखने मिलेगा। तो जो आपको कांटे और इसमें रिजर्वायर डॉग्स में जो डिफरेंस है, जो एक्चुअल जब वो बैंक में चोरी करने जाते हैं उसका एक सीन भी नहीं बताया है क्विंटन टैरेंटिनो जी ने। वही हम कांटे में उन्होंने पूरी सीन बताने की कोशिश की है कि इवन रॉबरी में क्या गलती होती है, क्या होता है, वो बताने की कोशिश की गई है। लेकिन अब इस मूवी की खास बात ये है कि आप रॉबरी नहीं देख पाते, तो अब आपको ये सोचना पड़ता है कि उन्होंने क्या गलत किया है, क्योंकि उनके डिस्कशन कितना वैलिड है। मतलब जैसे अगर मैं और आप, मेरे कोई दोस्त आकर आपको कहानी सुना रहे हैं कि हमने ये गलतियाँ की, तो आप वहाँ पर, आप एज ए व्यूअर आप नहीं थे, तो उसमें अब ये आ जाता है कि मतलब हम जो बोल रहे हैं तो वो हम कितना सच बोल रहे हैं, वो आपको मूवी के थ्रू आपको जज करना पड़ेगा। तो ये इसीलिए ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है।
तो इसलिए ये मूवी मेरे लिए अच्छी हायर पर आती है ज़रा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वैसे तो इनकी हर मूवी अच्छी है, मैंने जो लो रैंक भी की है वो भी अच्छी मूवीज़ हैं, ऐसे कोई आम आदमी इस तरह की मूवी नहीं बना सकता है। लेकिन एक सिर्फ एक रैंकिंग है। तो नंबर 4 पर आते हैं इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। क्या बात है भैया, शुरू का सीन इनग्लोरियस बास्टर्ड्स का, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। क्या बेहतरीन बनाया है। और क्रिस्टोफर वॉल्ट्स को जो डिस्कवर किया है हॉलीवुड के लिए क्विंटन टैरेंटिनो ने, जो या डिस्कवर नहीं तो कम से कम जो उनको ऊपर लाए हैं, और ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। कर्नल हांस लांडा करके वो रोल करते हैं जर्मनी के नाजी ऑफिसर का, बहुत ही बेहतरीन रोल है। आपको उनको जब जब उनका कैरेक्टर बात करता है दूसरे कैरेक्टर से, आपको दिल में खौफ आएगा, वो इस तरह का वो रोल करते हैं, काम कैलकुलेटेड और एकदम उनको सटीकता से, मतलब आपको पता नहीं वो किसी भी मोमेंट आपको पकड़ कर वो मार सकते हैं, मेन कैरेक्टर्स को पकड़ कर मार सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। इस तरह का जो टेंशन क्रिएट किया है इस मूवी में, तो हैट्स ऑफ है। और हिस्टोरिकल फिक्शन जैसे एस राजामौली जी भी इस मूवी से काफ़ी इंस्पायर हुए थे। आरआरआर बनाते समय उन्होंने कहा था कि मुझे आइडिया अच्छा लगा कि हिस्टोरिकल पीरियड पीस है, लेकिन एक हिसाब से उसमें फिक्शन डाला गया है, मतलब उनको वो जो करना चाहते हैं वो हिसाब से हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं या उस हिसाब से कर सकते हैं, उसको हिस्टोरिकल फिक्शन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट यूज़ इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूवी पर आ जाते हैं वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। मैं बोलूँगा क्या सलाम किया है टैरेंटिनो जी ने हॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री को, और बहुत ही हॉलीवुड के प्रति उनका प्रेम पत्र है ये। वो भी बोल चुके हैं, मीडिया बोलती है, सब लोग बोलते हैं कि हॉलीवुड से उनको प्यार है। अगर आप उनका बैकग्राउंड नहीं जानते तो मैं थोड़ा बताता हूँ। क्विंटन टैरेंटिनो जी हॉलीवुड के आसपास ही रहते थे, और जब वो बड़े हुए तब तक वो वीडियो कैसेट का ज़माना आ चुका था, और काफ़ी दिग्गज डायरेक्टरों के मूवीज़ वो देखते देखते बड़े हुए थे। तो वो ऐसे इंसान हैं, जब उन्होंने वीडियो कैसेट का ज़माना आया तो वो एक दुकान में काम करते थे, और उस दुकान में उन्होंने कुछ साल काम किया और हज़ारों फिल्में देखी, और हज़ारों लोगों से वो मिलते रहे जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। उस तरह से अपनी पहचान बनाई उन्होंने, और उनको भी लगा कि, और हर देश के हर जगह के हर बड़े दिग्गज डायरेक्टर के उन्होंने फिल्में देखी और फिर वो अपनी फिल्में बनाने लगे। तो ये वन ऑफ द यूनिक मोमेंट्स है जब सिर्फ कोई किसी का फ़ैन होकर जैसे लोग इंडस्ट्री में आ जाते हैं धीरे धीरे पहचान बनाकर। तो बिल्कुल आउटसाइडर थे वो, धीरे धीरे इसी तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो इसमें आप इसकी स्टोरी देखेंगे तो मुझे पर्सनली इसकी स्टोरी बहुत मेरे को अच्छी लगी। लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट का जो किरदार है इस मूवी में, बहुत ही, इस मूवी में हर एक की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। वैसे तो इनकी हर मूवी में एक्टिंग अच्छी होती है, अभी तक भी मैंने जितने मूवीज़ बताए हैं हर मूवी में एक्टिंग अच्छी की है सबने। इस मूवी में स्पेशली मेरे को बहुत परफॉर्मेंस अच्छी लगी सबकी। और मैं अगर बात करूँ तो लियोनार्डो डिकैप्रियो का जो किरदार है, तो वो दरअसल बेस्ड है जॉन वेन करके हॉलीवुड के बड़े महानायक होते थे, उनकी मूवी है स्टेज कोच। उस पर मैंने क्लासिक्स टू वर्ड्स का एपिसोड भी बनाया है कि क्यों आपको वो मूवी देखनी चाहिए करके। तो जॉन वेन, जो जिस तरह के जॉन वेन और उनके ज़माने के जो भी दबंग एक्टर्स थे, उनका डाउनफॉल कैसे हुआ, वो क्यों इंडस्ट्री के साथ वो बदल नहीं पाए। मतलब अब मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये एक फैक्ट है और ये सभी को पता है, आप ट्रेलर में भी उसको देख सकते हैं। तो और ब्रैड पिट का जो किरदार है वो स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ट्रिब्यूट है वो हॉलीवुड के पुराने स्टंटमैन को। जी हाँ, आज स्टंटमैन तो है, काफ़ी स्टंटमैन की उस तरह से आज इज्जत नहीं है, क्योंकि ग्राफिक्स वगैरह आ गया है तो किसी को समझ नहीं आती, या मतलब बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है। लेकिन ऐसे ज़माने में, ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने में, जब ग्राफिक्स नहीं थी, आप अगर घोड़ा भगाने के, घोड़ों पर से गिरने के, या स्टंटमैन के इवन बिल्डिंग्स पे से जंप करने के आप स्टंट्स देखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल होते थे विदाउट सीजीआई। और इस मूवी का एक कंट्रोवर्शियल सीन है जहाँ पर ब्रैड पिट का किरदार ब्रूस ली से लड़ता है, और इस पर काफ़ी लोगों को एतराज़ हुआ। लेकिन अगर आप एक बार ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज़ देखेंगे और इस मूवी को आप समझेंगे तो आपको बहुत दिल को लगेगी, क्योंकि आपको समझ आएगी कि वो जो स्टंटमैन होते थे वो किसी के बाप से नहीं डरते थे, और क्योंकि आज इतिहास में उन लोगों का नाम नहीं है। तो इस मूवी के द्वारा वो जो हाईलाइट किया है उन्होंने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मार्गो रॉबी शैरन टेट करके एक्ट्रेस होती थी, उनका किरदार करते हैं। वैसे मैंने पर्सनली शैरन टेट की कोई मूवी नहीं देखी है, लेकिन मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मार्गो रॉबी की एज शैरन टेट। उन्होंने अच्छा काम किया है और सभी किरदारों ने अच्छा काम किया है। और मूवीज़ का जो हॉलीवुड का जो स्टेज था 70s का, उसको बहुत अच्छे से कवर किया है टैरेंटिनो ने, कि कैसे एक बदलाव आया मूवीज़ में, और स्टार सिस्टम से हटके, जैसे जॉन वेन जैसे महानायक से हटके ऑडियंस का ध्यान इस पर ज़्यादा होने लगा कि मतलब डायरेक्टर कौन है मूवी का। जिस तरह से आज आप सलमान खान वगैरह को देखते हैं, शाहरुख खान, वो सलमान खान, आमिर खान, प्रभास, तो इस तरह का स्टार सिस्टम उस एक ज़माने में हॉलीवुड में भी होता था। 70s तक भी लोग सिर्फ स्टार के नाम पर फिल्म देखने जाते थे। इसका थोड़ा सा रिवाइवल भी हुआ लेट 80s में, जब सिल्वेस्टर स्टैलोन और आर्नोल्ड जी आए, लेकिन वो फिर उस तरह से वो ट्रेंड कभी पिकअप नहीं हुआ। आज भी आप देख सकते हैं, बड़े से बड़ा स्टार आएगा हॉलीवुड का, अगर मूवी अच्छी नहीं होगी उसको फैंस ले जाकर कचरे में गिरा देंगे। तो इस कवर को, स्टेज को बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया है। आइए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और क्या सस्पेंस बनाया है भाई मूवी में। आप अगर टैरेंटिनो की दूसरी मूवीज़ देखेंगे, आप जानते हैं काफ़ी वायलेंस होता है मूवीज़ में, उनकी मूवीज़ में खून खराबे बहुत होते हैं, लेकिन आप दूसरी मूवीज़ देखेंगे और आप इस मूवी को देखेंगे, इसमें काफ़ी सस्पेंस, काफ़ी बिल्डअप है, आप सोचते रहेंगे कि कब क्या होगा, और मगर बहुत ही अच्छा पे ऑफ्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर 2 ऑल टाइम फेवरेट्स, किल बिल वॉल्यूम 1 एंड 2। किल बिल एक ट्रिब्यूट है टैरेंटिनो जी की तरफ से एशियन सिनेमा के लिए, और बहुत ही बेहतरीन ट्रिब्यूट है। सामुराई मूवीज़ अकीरा कुरोसावा की जो होती थी, जहाँ से एशियन सिनेमा की शुरुआत हुई है, और हांगकांग मूवीज़ से, 80s की हांगकांग मूवीज़, 70s की चाइनीज़ मूवीज़, हांगकांग मूवीज़ की बहुत शानदार ट्रिब्यूट उन्होंने दी है। एक एक शॉट आपको मज़ा दे देगा। इस मूवी का जो स्पीड है, 2 वॉल्यूम है इस मूवी के, तो इसको एक ही मूवी कंसिडर किया जाता है। जो गर्दन तोड़ इसकी स्पीड है, आप इसको देखते रह जाएंगे इस मूवी को। जिस तरह का इसमें एक्शन है, मतलब आपको रुकने नहीं देगा। आज आप जो डेडपूल और एंड वुल्वरीन देख रहे हैं, 20 साल पहले इस तरह का एक्शन इस मूवी में है, मैं आपको बता रहा हूँ।
और सीरियस एक्शन है और बीच बीच में जो कॉमेडी की जाती है वो भी बहुत ही मज़ेदार है। उमा थर्मन जो रोल करती है, 40-50 औरतों को आदमियों से तलवार से वो लड़ती हैं। तलवार से भी इसके लिए इस तरह से लड़ती है, आपको वो लगता है वो लड़ सकती है। आज आप काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ आप देखेंगे, आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें बिलीवेबिलिटी कम होती जा रही है। देखिए, आप देखेंगे बिल्कुल हल्की सी कोई लेडी होंगी, वो ऐसे साढ़े जैसे 10-12 लोगों को सिर्फ अपने हाथों से वो ढेर कर देंगी। तो आप इस मूवी को, किल बिल को अगर आप देखेंगे, इस तरह का लॉजिक इसमें नहीं है। देखिए, हाथ से ढेर करना किसी को बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर आपने कभी रियल में किसी तरह की फाइटिंग की है या आपने कभी कोई स्पोर्ट किया है, तो आप ये डिफरेंस आप समझ जाएंगे कि ऐसा नहीं होता है असली लाइफ में। तो ज़रूरी नहीं है मूवीज़ असली लाइफ को इमिटेट करें, लेकिन भी मतलब अगर आप ऐसे सीन बना रहे हैं तो अचानक से ऐसे हो जाता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। गन या तलवार या इस तरह के हथियारों से जब लेडीज़ हराती हैं तो मुझे बहुत बिलीवेबल लगता है, या पीछे से आकर अचानक वार कर किसी को कोई हरा देता है तो वो एक बिलीवेबिलिटी होती है उसमें। इस मूवी में जिस तरह का एक्शन है, वैसे तो बहुत ही अचंभे वाला एक्शन है, लेकिन आई थिंक ये वन ऑफ द क्लासिक्स मैं इसको बोलूँगा मूवी को। ना सिर्फ इनकी, तो वैसे हर मूवी क्लासिक मुझे लगती है, लेकिन स्पेशल इसके लिए दिल में जगह है। इस तरह का एक्शन, इस तरह की फीमेल किरदार हॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलेगी, और इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है फीमेल किरदार का। जिस तरह से फीमेल किरदार एक्शन जो कर सकती है, एक्शन स्टार भी हो सकती है, ये क्विंटन टैरेंटिनो ने इस मूवी में सेट किया है बहुत ही बेहतरीन। और कहानी भी अच्छी है। इसमें एक एनिमेटेड सीक्वेंस है, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक मेन स्ट्रीम मूवी में एक अच्छा खासा एनिमेटेड सीक्वेंस बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, और अगर आप इस मूवी का एक्शन देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगी। नेक्स्ट मूवी की बात कर लेते हैं। मेरे लिए जो नंबर 1 मूवी इनकी है, जो मुझे बहुत पसंद है, स्टार्ट टू फिनिश मास्टरपीस मैं इसको बोलूँगा, वो है 2012 या 13 में आई थी, जैंगो अनचेन्ड करके मूवी है। जेमी फॉक्स इसमें मुख्य किरदार करते हैं। क्रिस्टोफर वॉल्ट्स फिर से आपको दिखाई देंगे एकदम। ये क्रिस्टोफर वॉल्ट्स का दूसरा ऑस्कर है, ले भाई, बिल्कुल डिजर्विंग है। लियोनार्डो डिकैप्रियो का जो विलन लुक है, अरे अरे, आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोलेंगे लियोनार्डो डिकैप्रियो को और विलन के रोल करने चाहिए, वो क्यों नहीं करते हैं। आपको इस तरह के सवाल आएंगे मन में। स्टार्ट टू फिनिश हर फ्रेम में इसके मूवमेंट है, आपको बिल्कुल एज पर रखेगी ये मूवी। 2 या सवा 2 घंटे की मूवी है। आप हर सेकंड को, हर 10 सेकंड को आपको लगेगा कि क्या अब हो जाएगा। और एक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फिल्माया गया है। मैं बोलूँगा अगर इनकी पूरे फिल्म्स में से आप मुझे बोलेंगे सिर्फ एक्शन की अगर रेटिंग दो तो किल बिल को कोई हरा नहीं सकता दूर दूर तक। इनकी फिल्में क्या, बल्कि हॉलीवुड की आप टॉप 10, जॉन विक को भी आप ले लेंगे तो उसमें भी टॉप 10 में भी फिर आपको किल बिल मिल जाएगी। तो किल बिल का एक्शन तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल है, लेकिन इस मूवी का एक्शन, इसकी स्टोरी के हिसाब से जो एक्शन दिया गया है, बहुत सॉलिड एक्शन है, आपको बहुत पसंद आएगा। जेमी फॉक्स की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्स फिर से अपने रोल में, सपोर्टिंग रोल में है, लेकिन जीत जाते हैं वो। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग, उनकी कॉमेडी की टाइमिंग, और जिस तरह का स्पॉन्टेनियस एक्शन जिसके लिए टैरेंटिनो जाने जाते हैं, जैसे मैंने बताया था, अचानक से कोई किसी को मार देता है, या कोई किसी को झापड़ रख दे, या कोई कुछ तोड़ दे, या कोई मरते मरते बचे। बहुत शानदार, एकदम एज ऑफ द सीट मूवी है। आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। गुलामी के बारे में ये मूवी है। जब यूएस में सिविल वॉर होने से पहले, सिविल वॉर यूएस में आई थिंक 1870 में कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो उससे पहले, कुछ साल पहले की ये मूवी है, जब यूएस में जो ब्लैक लोग होते हैं वो गुलाम हुआ करते थे, और मतलब वो इस तरह से आज़ादी से वो नहीं फिर पाते थे। तो उसमें एक ब्लैक किरदार को लेकर मूवी बनाई है, और कोई ज़बरदस्ती के एजेंडे नहीं ठोसे हैं। काफ़ी रियलिस्टिक, और उस ज़माने के हिसाब से रियलिस्टिक और अच्छी मूवी बनाई है, उस पीरियड के हिसाब से, जो प्लॉजिबल ऐसे हो सकता है करके। अच्छी मूवी है, और शानदार स्क्रीन प्ले, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक्टिंग और इसमें सीन्स जो है, जिस तरह से जो मुख्य किरदार है वो अपनी वाइफ को वो ढूंढ रहे होते हैं, तो उसमें फिर वो उनकी तलाश कहाँ तक उनको लेकर जाती है। लियोनार्डो डिकैप्रियो किस तरह के भयानक विलन हैं, और वो कहाँ पर दिखते हैं, और उनसे क्यों इनका पाला पड़ता है, ये भी आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। क्रिस्टोफर वॉल्ट्स इस मूवी में क्या कर रहे हैं, इनके साथ वो क्यों मिलना चाहते हैं, क्या उनका कोई और मोटिव है, क्या वो कुछ और इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्टोरी है, चलती हुई स्टोरी है, डायलॉग भी अच्छे हैं। तो अगर आपको ये मूवी देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखिए। मैं तो बोलूँगा इनकी सारी मूवीज़ देखिए। 9 ही मूवीज़ हैं अभी तक आई हैं, इनकी 10वीं मूवी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखेंगे कैसी होगी, क्या इसके बाद हमारी सोच बदलेगी कि क्या मूवीज़ की जो हमने रैंकिंग की है, क्या 10वीं मूवी इनकी ठीक ठाक होगी, माइल्ड होगी। क्योंकि इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनकी 9th मूवी जो है, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, जिसको मैंने पहले डिस्कस किया था कुछ देर पहले, वो बनाने के बाद इनका प्रेशर चला गया है। इनका कहना है कि मैंने 9 मास्टरपीस, उनके हिसाब से उन्होंने 9 मास्टरपीस बना दिए हैं। एक थोड़ी सी बिगड़ जाए तो चलेगा, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि उसको बेस्ट बनाए। तो इतनी ज़बरदस्त मूवीज़ बनाने के बाद 30 साल के दौरान 9 मूवीज़ तो बना दी। क्या अब आप लोगों को लगता है कि 10वीं आएगी तो सब कुछ फाड़ देगी, सारी रैंकिंग्स को फाड़ देगी, या अच्छी होगी, क्लासिक कहलाने के लायक होगी, बट बेस्ट नहीं होगी? तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, 10वीं मूवी वो बनाएंगे तो किस बारे में बनाएंगे, किस टॉपिक पर बनाएंगे, इसको भी कमेंट कर दीजिए। अगर आपने ये सारी मूवीज़ देखी हैं तो आपकी कौन सी फेवरेट्स है, और आप कैसे इन मूवीज़ को रैंक करते हैं, आपकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपके कौन से बेस्ट फेवरेट्स हैं, उसको भी ज़रा कमेंट्स में डाल दीजिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।